कॉलम फुटिंग गाइस, सबसे पहले जब भी हम कॉलम फुटिंग का नाम लेते तब आपको कॉलम प्लस फुटिंग ये समझने का होता है कि कॉलम प्लस फुटिंग हम डिजाइन करते हैं। तो कॉलम प्लस फुटिंग ये आपको टोटल दोनों टॉपिक जो है, ये दोनों टॉपिक आपको 33 मार्क्स के लिए, 33 मार्क्स। हाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डिजाइन ऑफ कॉलम आता है, डिजाइन ऑफ एक्चुअल कॉलम। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में डिजाइन ऑफ कॉलम विथ फुटिंग, डिजाइन ऑफ कॉलम विथ फुटिंग। तो ये आपको आता है, कॉलम फुटिंग और डिजाइन ऑफ कॉलम ये आपको आता है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये 20 मार्क्स के लिए रहता, लेकिन लास्ट ईयर 13 मार्क्स 14 मार्क्स के लिए था, यानी सॉरी 16 मार्क्स के पेपर पैटर्न था। तो लास्ट ईयर से चेंज हुआ है पेपर पैटर्न। लेकिन उसके पहले अगर आप देखते कोई भी इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक 13 मार्क्स और 14 मार्क्स के क्वेश्चन थे, एंड क्वेश्चन नंबर 7 to 10 तक 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं, 16 मार्क्स के भी आ सकते हैं। तो 16 मार्क्स के भी आए तो भी क्या होगा, डिजाइन ऑफ कॉलम 16 मार्क्स, डिजाइन ऑफ फुटिंग 16 मार्क्स, यानी 32 मार्क्स। एक तो 32 मार्क्स के लिए रहेगा या फिर 33 मार्क्स के लिए रहेगा, 32 और 33 मार्क्स के लिए ये टॉपिक रहेगा। अब ये हो गया मार्किंग के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से। व्हाट इज द वेटेज इन गेट, मे बी और मे नॉट बी। ओके, सो गेट के लिए अगर वेटेज देखते हम कॉलम फुटिंग का, तो कॉलम फुटिंग का गेट के लिए वेटेज देखते हैं तो कभी कभार, हर बार नहीं, कभी कभार 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। व्हाट इज द वेटेज इन एमपीएससी, 100% फिक्स क्वेश्चन अबाउट फुटिंग एंड कॉलम। इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, इसेंट्रिसिटी वगैरह कुछ भी। तो इट इज नियर अबाउटली 6 मार्क्स प्री में, नियर अबाउटली 6 मार्क्स प्री नहीं, सॉरी मेंस में। एसएससी में भी नियर अबाउटली 2 मार्क्स, एसएससी नियर अबाउटली 2 मार्क्स। अदर एग्जाम्स एग्जाम में भी 2 मार्क्स पकड़। 2 मार्क्स कहां पे रहेंगे, क्लॉजेस पे और इसके फॉर्मूलेस पे, कि फॉर्मूलेस कैसी है, क्या है, किस तरह है। ओके, तो सबसे पहले कॉलम फुटिंग जब हम जानते तो सबसे पहले आपको पता है कि वेट जो है वो अपना, अगर अपन सिंगल स्टोरी एज्यूम करते तो सिंगल स्टोरी का वेट किस तरह ट्रांसफर होता, तो ट्रांसफरेशन किस तरह होता। सबसे पहले ये देख लो, डिजाइन तो कोई भी सिखा देगा। कंसेप्ट क्या है कि सपोज ये मेरा ग्रिडिंग है, फ्रेम स्ट्रक्चर है, दिस इज अ फ्रेम स्ट्रक्चर। ओके, और यहां पे मेरे कॉलम्स है। These are the columns. आप बोलोगे ओरिएंटेशन सर आपने ऐसी क्यों रखा, तो इट्स डिपेंड अपॉन द आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्ट ने अगर बोला है कि मुझे इस तरह का होना, तो मुझे कुछ भी करके कॉलम पोजीशन इसी तरह का देना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरे कॉलम्स। ओके, कॉलम्स हो गए। अब आपको पता है कि ये ग्रिडिंग हो गया, अभी ये कॉलम्स हो गया।
कॉलम के ऊपर लोड क्या क्या जाएगा, एक डायरेक्टली बीम का लोड आएगा, जो भी यहाँ पे बीम है, ये सपोज ये सेंटर लाइन है, सपोज पकड़ लो, तो ये बीम का लोड कॉलम पे आ रहा, ये बीम्स है मेरे, ये मेरा बीम्स है गाइस। ओके, ये मेरे बीम्स है। अब बीम पे क्या रहता है, स्लैब रहता, बीम स्लैब का लोड बीम पे आता, ये आपको पता है, स्लैब का लोड कहाँ पे आता, बीम पे आता। तो जो भी स्लैब है आपका, स्लैब का लोड ट्रांसफर होगा बीम पे, एक सेंटर लाइन पकड़ लो, सेंटर लाइन सेंटर लाइन सेंटर लाइन सेंटर लाइन, दैट इज 1 2 3 and 4, that is A, B, C, D and E। ओके, ग्रेडिंग पकड़ लिया अपन ने, एक ग्रेडिंग सिस्टम पकड़ लिया, A B C D E and 1 2 3 4, ये सेंटर लाइंस हो गया। तो अभी यहाँ पे जो भी स्लैब है, वो स्लैब का लोड कुछ तो भी इस तरह का ट्रांसफर होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह, यहाँ पे कुछ इस तरह। ओके, इस तरह कुछ तो भी ट्रांसफर हो रहा है लोड। ओके गाइस, इस तरह ट्रांसफर हो रहे लोड। ओके, कोई कोई जगह डायरेक्टली स्क्वायर हो रहा, कोई कोई जगह ट्रापेजोइडल हो रहा। ओके, कोई कोई स्लैब डायरेक्टली ट्रापेजोइडल, कोई कोई स्लैब आपका स्क्वायर हो रहा। तो इस तरह लोड ट्रांसफर हो रहा, इस तरह काय पे जा रहा, बीम पे जा रहा, बीम का लोड फिर काय पे जा रहा, कॉलम पे जा रहा, बीम का लोड कहां पे जा रहा, कॉलम पे, कॉलम का लोड कहां पे आएगा, फुटिंग पे आएगा, कॉलम का लोड कहां पे आएगा, फुटिंग पे आएगा। ओके, सो अब यहां से अगर मेरा लोड यहां पे चले गया, सपोज मैं ये ग्रिड 1 यानी ये इसका, यानी सभी इसका मैं देखता, और ये एक मैं इसका पकड़ लेता, या फिर इसका पकड़ लेता, या फिर इसका पकड़ लेता, कोई भी एक आप पकड़ लो, कंसिडरेशन कर लो। अगर मैं इनर कॉलम करता, ये एक ये इनर कॉलम करता, तो इनर कॉलम में क्या हो रहा है कि इधर का मोमेंट और इधर का मोमेंट बैलेंस हो रहा, सम टाइम्स ऑफ बैलेंस, और इधर का मोमेंट और इधर का मोमेंट, दोनों जगह का मोमेंट बैलेंस हो रहा। तो मोमेंट बैलेंस हो रहा, तो ओनली एक्सियल लोड यहाँ पे इनर कॉलम्स पे आ रहा। सपोज दिस इनर कॉलम, कॉलम नंबर भी दे देते हम, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 18 19 and 20 कॉलम्स। ओके, 20 कॉलम्स है। तो मैं जस्ट एक ले लेता, कॉलम नंबर 8 और कॉलम नंबर 9। सपोज कॉलम नंबर 8 मैं ले लेता, तो कॉलम नंबर 8 अगर मैंने ले लिया, तो कुछ इस टाइप का कॉलम है। तो यहां पे क्या हो रहा, आपको 1 मिनट, इस टाइप का कॉलम है, कॉलम के दोनों साइड से क्या जा रहा है, बीम जा रहा है। जस्ट लाइक दिस बीम इज एक्टिंग। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इसका एक सेंटर पॉइंट लोड P एक्ट होगा, और ये P कहां पे जाएगा आपका, P लोड, पॉइंट लोड जो भी है, पॉइंट लोड एंड some sort of bending moment is there. Okay, some sort of bending moment is there.
थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते। ओके, सम सॉर्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज देयर। तो बेंडिंग मोमेंट और पी, यानी एक पी और एक मोमेंट दोनों इस पे एक्ट हो रहे हैं। तो दोनों इस पे एक्ट हो रहे, तो वो क्या हो रहा है कि वो जा रहा, फिर आपका ऐसे कॉलम जा रहा, कहाँ पे जा रहा आपका, फुटिंग के लिए जा रहा। ओके, फुटिंग के लिए जा रहा, तो फुटिंग के लिए जा रहा, तो फुटिंग किस तरह हो रही है आपकी, फुटिंग के लिए नीचे जा रहा, नीचे जैसी जा रहा, तो यहाँ पे आपकी सपोज एक स्लो फुटिंग आपकी यहाँ पे आ गई, दिस इज नथिंग बट अ स्लो फुटिंग। ओके, ये स्लो फुटिंग पे आ, तो स्लो फुटिंग पे आएगा, तो फुटिंग के नीचे क्या रहेगा ना, आपको दिख रहा है क्या नीचे का, यस दिख रहा है, या फुटिंग के नीचे रहेगा आपका पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो यही लोड, सेम लोड आपका यहाँ पे आएगा पी लोड, यही पी लोड आपका कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, पी लोड सॉइल पे जा रहा है। इसके नीचे क्या है गाइस, सॉइल है, दैट इज सॉइल। तो सॉइल क्या, आप जो भी लोड रख रहे हैं, आपके पूरे स्ट्रक्चर का लोड रख रहे हैं, वो काय पे रख रहे हैं, सॉइल पे रख रहे हैं। अब सॉइल की भी कुछ स्ट्रेंथ होना, कि वो स्ट्रेंथ जो भी है, सॉइल की स्ट्रेंथ, सॉइल की स्ट्रेंथ रहने को ना, कि वो जो भी ये लोड आ रहा, वो लोड कैरी कर पाए, वो लोड कैरी कर पाए। तो वो जो भी लोड कैरी कर पाए, सॉइल लोड जो भी है, यानी सॉइल पे हम डाल रहे हैं, तो वो जो भी लोड कैरी कर पाए, तो उसके लिए अपने को जो लोड है, वो लोड मुझे क्या पे देना है, सॉइल पे देना है। तो उसके लिए जो भी फुटिंग साइज है, वो फुटिंग साइज मुझे सॉइल के बेरिंग कैपेसिटी से मिल जाएगा। बेरिंग कैपेसिटी कैसी भाई, बेरिंग कैपेसिटी कैसे मिलेगा, अब देखो आप समझो थोड़ा, ये चीज को समझो थोड़ा, यानी हेल्दी लोगों के लिए मजाक हो सकता, लेकिन प्लीज इनिशियली यानी खुद पे मत लो, जो भी हेल्दी होंगे। तो जो कि इस तरह का है, इसलिए अगर कोई हेल्दी इंसान है और वो लूना पे बैठा है, हेल्दी इंसान लूना पे बैठा है, तो क्या वो लूना की कैपेसिटी रहेंगी सामने जाने की, एज कंपेयर टू मेरे जैसी इंसान, मेरे जैसी इंसान अगर लूना पे बैठा है और मैं फास्ट चला रहा हूं, तो क्या वो हेल्दी इंसान, मेरे से ज्यादा हेल्दी इंसान, हेल्दी यानी मोटा, मोटा, क्या सेम लूना को सामने लेके जाएगा मेरे से फास्ट? आंसर मैं आपसे पूछ रहा है, आंसर मैं आपसे पूछ रहा, नहीं सर, नहीं लेके जाएगा। क्यों नहीं लेके जाएगा? क्योंकि उसका वेट ज्यादा है और लूना की कैपेसिटी कम है। लूना की कैपेसिटी क्या है? कम है। सो लूना की कैपेसिटी अगर कम है, तो वैसी ही सेम सॉइल की कैपेसिटी है। सॉइल के ऊपर लूना यानी सॉइल पकड़, सॉइल के ऊपर अगर मैं सेम टाइप की फुटिंग दे दिया, जो मोटा घर है, मोटा घर है, मोटा घर, बड़ा घर है, बड़ा स्पैन है, लोड ज्यादा आ रहा है, और लोड ज्यादा आते हुए मैंने क्या कर दिया कि मेरे बाजू वाले ने इतनी फुटिंग की, तो मैं भी इतनी फुटिंग कर दूंगा। ऐसी मैंने अगर सोच लिया और कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसी बोला, सर इधर भी वही किए तो इधर भी वही ठोक देते हम, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो फिर सॉइल ले पाएंगे क्या उतने? इसमें नहीं ले पाएंगी, ले भी पाएंगी, या फिर सेफ भी रह सकता और अनसेफ भी रह सकता। तो प्रैक्टिसिंग में क्या होता फिर कि कॉलम सेटल हो जाता, कॉलम सेटल हो जाता, कॉलम सेटल हो जाता यानी सिंकिंग फॉर्म होता, सेटल हो जाता यानी क्या होता, कॉलम नीचे 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 दब जाता, कॉलम कॉलम नीचे जाएगा यानी फुटिंग के साथ नीचे जाएगा, फुटिंग के साथ उसका सेटलमेंट हो जाएगा। तो वो सेटलमेंट नहीं होने को ना करके सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉइल की कैपेसिटी पहले सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सॉइल की कैपेसिटी यानी क्या है? सॉइल की कैपेसिटी यानी क्या है? सॉइल कैपेसिटी
ये काय में रहती है, तो सॉइल कैपेसिटी इज नथिंग बट गाइस एसबीसी, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। बेरिंग, बेरिंग है ना बेयर करना, सॉइल सिर्फ और सिर्फ इतना ही बेयर कर सकती, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। तो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी आपकी सेफ बेरिंग कैपेसिटी और अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी रहती। अभी सॉइल बोला और अभी सेफ बोल रहे हैं, हाँ दोनों अलग अलग है। सॉइल एंड सेफ इज डिफरेंट। सॉइल बेरिंग कैपेसिटी आपकी कौन सी रहेंगी? सॉइल बेरिंग कैपेसिटी इज नथिंग बट आवर सेफ बेरिंग कैपेसिटी इज नथिंग बट अ सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी आपका क्या रहेगा कि अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी अल्टीमेटली आप इतने तक उसको दे सकते, लेकिन सेफ बेरिंग कैपेसिटी इज नथिंग बट अ सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। ये हमने जीटी में पढ़ा है, जीटी 2 में। आप बोलेंगे सर हमारा जीटी तो होने का ही है, हमको कैसे पता? यस एग्जैक्टली, आपको नहीं पता। जो थर्ड सेम वाले हैं, यानी सॉरी थर्ड ईयर वाले हैं, उनको नहीं पता। तो समझ लो उसमें क्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सॉइल है नीचे की, तो सॉइल की एक कैपेसिटी रहेंगी, वो कैपेसिटी को क्या बोलेंगे? एसबीसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसबीसी। लेकिन एसबीसी इज नथिंग बट व्हाट? सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, दैट इज एसबीसी, दैट इज नथिंग बट एसबीसी। तो एसबीसी का यूनिट क्या रहता है? एसबीसी का यूनिट रहता किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और या फिर केजी पर मीटर स्क्वायर, या फिर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी लोड अपॉन एरिया। लोड अपॉन एरिया, लोड क्या में रहता? किलो न्यूटन केजी, आप किसमें बोल सकते हैं? अगर मास बोले तो केजी, वेट बोले तो किलो न्यूटन। किलो न्यूटन पर एरिया, एरिया यानी क्या? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। सो मैं क्या बोल सकता है इसको, यूनिट को क्या बोल सकता? किलो न्यूटन या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या रहेगा? यूनिट रहेगा, यूनिट रहेगा। अब आपको कॉलम से, अब देखो ये किसका यूनिट है? सॉइल की कैपेसिटी का यूनिट है, सॉइल के कैपेसिटी का यूनिट है। समझ लो गाइस, ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहता है, बहुत लोग सोचते रहते हैं कि साला ये कैसे क्या आ रहा, ये कैसे क्या सॉइल पे अपन डाल रहे, तो सॉइल पे डालने के बाद सॉइल सेटल नहीं हो रही, यानी कैसे क्या कर रहे हैं, सॉइल की कैपेसिटी क्या है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ ऊपर से जा रहा, बहुत लोग बोलते हैं। समझ लो पहले कि क्या है कि आप जब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप देख रहे हैं कि उसकी कैपेसिटी है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है एरिया के लिए कैपेसिटी है, तो हम लोड कितना डाल रहे हैं? किलो न्यूटन में हम लोड डाल रहे हैं। क्या के ऊपर किलो न्यूटन में लोड डाल रहे हैं हम किसके इसमें लोड डाल रहे हैं? सॉइल मोमेंट नहीं लेता, मोमेंट का कोई लेना देना नहीं है सॉइल को। सॉइल क्या लेता है? एक्सियल लोड लेता। क्या लेता? एक्सियल लोड पर एरिया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। तो गाइस सॉइल का अगर ये है तो हम क्या डाल रहे हैं यहाँ पे? हम P टाइम्स ऑफ लोड डाल रहे हैं, P हम लोड डाल रहे हैं। तो ये लोड हम डायरेक्टली पॉइंट लोड डालेंगे क्या? नहीं, पॉइंट लोड नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे भाई? अगर सपोज मेरा एसबीसी कितना है? एसबीसी मेरा है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको आप 20 टन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 20 टन पर मीटर स्क्वायर, ये भी ध्यान रखो, ये भी ध्यान रखने की चीज है। ठीक है, आप 20 टन भी बोल सकते हैं और 200 भी बोल सकते हैं। और आपका लोड आ रहा है नियर अबाउटली 500 किलो न्यूटन, लोड 500 किलो न्यूटन आ रहा है। तो अभी मुझे अगर स्क्वायर फुटिंग हो ना, तो मैं स्क्वायर फुटिंग के लिए, स्क्वायर फुटिंग यानी मुझे फुटिंग, आपका जो सॉइल प्रेशर है यहाँ पे देख लो आप, 20 टन पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर बाय 1 मीटर आप बोल सकता, 1 मीटर एंड 1 मीटर ऐसे में बोल सकता। तो इसका कैपेसिटी क्या है? इसका कैपेसिटी है सॉइल की कैपेसिटी। हाँ सॉइल देख रहे गाइस हम, ये रेड वन वाला सॉइल के नीचे से कैपेसिटी दे रहा है,
ओके, सॉइल के नीचे से कैपेसिटी दे रहा है, कितना दे रहा है? 1 मीटर बाय 1 मीटर के लिए कैपेसिटी कितनी है आपकी? 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर के स्क्वायर के लिए 1 मीटर बाय 1 मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर हो गया। 1 मीटर बाय 1 मीटर के लिए 200 किलो न्यूटन है। लेकिन अभी लोड कितना आ रहा भाई? लोड आ रहा आपका 500 किलो न्यूटन। तो उसके लिए एरिया कितना होना? इतना एरिया, स्क्वायर एरिया चाहिए क्या? नहीं, इससे ज्यादा चाहिए। ज्यादा कैसी चाहिए? तो आपका एरिया ऑफ फुटिंग अगर आपको निकालना है, एरिया रिक्वायर्ड ऑफ फुटिंग अगर निकालना है, तो क्या रहेगा? P डिवाइड बाय SBC, 500 डिवाइड बाय SBC। अब ये लोड विथ फुटिंग है, विथ फुटिंग यानी सल्फेट ऑफ फुटिंग के साथ वाला लोड है 500। ओके, तो 500 डिवाइड बाय 20 रहेगा क्या? नो, 200। ओके, 200 किलो न्यूटन में है तो किलो न्यूटन, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर ऊपर चले गया तो 200 के कैंसल, यानी कितना हो गया? 2.5 मीटर स्क्वायर इतना लगेगा। अब 2.5 कैसे आएगा भाई? स्क्वायर अगर अंडर रूट कर देंगे तो कैसे आएगा? अंडर रूट ऑफ 2.5, आपको एक बी और एक बी और बी मिल जाएगा आपको स्क्वायर के लिए। कितना मिलेगा? यानी कितना एरिया रिक्वायर्ड है? ये देखो, ये सॉइल की कैपेसिटी है। ये क्या है? सॉइल। ये क्या है? सॉइल। सॉइल की कैपेसिटी है। सॉइल इतना कैपेसिटी है सॉइल की कि सॉइल इतना सह सकता। लूना, लूना इतना सह सकता, इतना उसमें कैपेसिटी है। लूना पे अगर आप खली को बैठा दो तो लूना सामने नहीं जाएगी, स्वप्निल को बैठा दो तो सामने जाएगी। ठीक है, दैट इज द कंपैरिजन। सो आपको कंपैरिजन ये करना है कि अगर सॉइल पे कितना लोड अपन डाल रहे, तो लोड डाल रहे तो उसके लिए उसका एरिया भी ज्यादा होना। फिर तो एरिया कैसे ज्यादा होगा? उसके सॉइल की कैपेसिटी से डिपेंड है, सॉइल की कैपेसिटी से डिपेंड है। तो गाइस कितना कितना मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 2 अगर 2.5 अगर कर दिए तो व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ? लेंथ और विड्थ इज इक्वल टू सेम इन स्क्वायर फुटिंग। प्लीज गिव मी द आंसर। अंडर रूट ऑफ 2.5। अरे b इज इक्वल टू b होऊन जाईल ना स्क्वेअर फुटिंग साठी। b इज इक्वल टू l फॉर स्क्वायर फुटिंग। b इज इक्वल टू l फॉर स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 2.5 इज इक्वल टू b। कितना आएगा b बताओ? 1.58। 1.58। यानी आपको ये कितना होना? L और B आपको 1.58 बाय 1.58 आपको होना एरिया रिक्वायर्ड है। तो ही मेरा क्या हो जाएगा? मेरा सॉइल जो है वो बेयर कर पाएगा, वो बेयर कर पाएगा। समझे क्या? ये बताओ, कोई डाउट है तो पूछो प्लीज। ये मेन कंसेप्ट है, यानी ये कंसेप्ट बहुत जगह डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बाबा आप फुटिंग डिजाइन तो कर लेते, लेकिन फुटिंग डिजाइन करने के बाद जो भी आपके सॉइल पे गिर रहा है बेड, तो उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका उसके हिसाब से उसका एरिया कितना निकलता है, इतना अगर लोड दिए के है तो एरिया कितना निकलता है, ये फट की सब पूछ लेते हैं और हम शांत रहते हैं। ओके, मोमेंट लेता क्या सॉइल? नहीं लेता। मोमेंट का कोई लेना देना नहीं है सॉइल से। मोमेंट का लेना देना फिर कहां से होगा? दिस सेक्शन से होगा। ये जो सेक्शन है सेक्शन से होगा, वो भी हम देखते एसेंट्रिक फुटिंग में, हम देखते सेकंड यानी फाइनल ईयर में देखेंगे। आई थिंक सो अमृत इधर है या नहीं है? गया क्या? है ना अमृत? अपन जे हमने जो देखा किस में देखा अभी, इसमें एसेंट्रिक फुटिंग देखा, तो उससे हमने प्रेशर डायग्राम का डिफरेंस देखा और प्रेशर डायग्राम से डिफरेंस अपन ने निकाला। तो प्रेशर डायग्राम का डिफरेंस कहाँ पे है? फिर सॉइल पे इतना प्रेशर गिरेगा, तो प्रेशर गिरेगा तो ये क्या दे रहा? प्रेशर ही दे रहा, तो प्रेशर ही बेयर कर रहा, प्रेशर बेयर कर रहा। मोमेंट आ रहा है कि उसमें कोई मोमेंट नहीं आ रहा, प्रेशर डायग्राम डिफरेंस हो रहा। यहां पे भी क्या आएगा? यहां पे भी प्रेशर डायग्राम डिफरेंस रहेगा। सॉइल कितना ले रहा, प्रेशर डायग्राम जो भी आएंगी, अभी प्रेशर डायग्राम अगर यहां पे देखते हैं अपन, तो यहां पे यूनिफॉर्मली प्रेशर कितना है? 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा अगर प्रेशर आपका एक यूनिफॉर्मली प्रेशर आपका गिर रहा है तो सॉइल फेल होगी। सॉइल क्या होगी? फेल होगी। तो जो भी सॉइल प्रेशर अभी ये 1 मीटर बाय 1 मीटर के लिए जो जितना भी सॉइल प्रेशर है,
ये सॉइल प्रेशर से अगर ज्यादा सॉइल प्रेशर आप डाल रहे हो ऑब्वियसली सेटल डाउन होगा। सॉइल प्रेशर अगर आप कम डाल रहे हो, यानी सॉइल के ऊपर अगर हम अपने इसका प्रेशर जो है, फुटिंग का प्रेशर अगर कम अप्लाइड कर रहा है, जितना वो ले सकता, जितना वो बेयर कर सकता, तो ऑब्वियसली वो स्टेबल रहेगा। ऑब्वियसली क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। लेकिन उसकी कैपेसिटी ही नहीं है वो प्रेशर क्या करने की, बेयर करने की, और उससे ज्यादा अपन डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा गाइस? इट इज फेल। इट इज फेल। ओके, सो गॉट इट। क्या किस तरह है ये समझ गया कि आपको? ये बताओ पहले। ये फुटिंग का स्टेप है, मैं बाद में फुटिंग में तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको ये फिलहाल इतना समझ गया क्या? तो टर्मिनोलॉजी समझ गया क्या? बीम्स यानी स्लैब से बीम पे आएगा, बीम से कॉलम पे आएगा लोड, कॉलम से फुटिंग पे जाएगा, और फुटिंग किसको दे रहा? सॉइल को दे रहा। फुटिंग किसको दे रहा? अल्टीमेटली सॉइल। और बेयर कौन कर रहा अपना लोड? सब कुछ बेयर कौन कर रहा? धरती माँ। धरती माँ अपना बेयर कर रही पूरा का पूरा लोड। ओके, सो समझा क्या? किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछ सकते, प्लीज इसमें डाउट नहीं रहने को ना, बिकॉज ऑफ दैट इज इंटरव्यू क्वेश्चन। अक्षय समझ लगा? अक्षय, दीप्ति? ओके, कैन आई रेज नाउ दिस ऑल द थिंग्स? कैन आई रेज? प्लीज से यस और नो, प्लीज गाइस। सर लिख लिया क्या? ये यहां तक लिख लिया? ये नहीं मिटा तो लगे तो यहां तक लिख लिया आपने? लिख लिया ना? हो सर। ओके, समझ गया ना क्या हो रहा? कौन ले रहा अपनी सॉइल, अपनी अपना जो पूरा वेट है सब कुछ अपना, ये ले रहा? कौन ले रहा? सॉइल ले रहा। अब देखो, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी जीरो कहां पे रहती? सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी जीरो क्विक सैंड पे रहती। क्विक सैंड पे क्या होता है कि क्विक सैंड पे अगर आप खड़ा रहो, आपने माला माल या धमाल ऐसी कुछ तो भी पिक्चर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, गोलमाल 3 देखा क्या? लेटेस्ट गोलमाल, गोलमाल 3 है नहीं है पता नहीं मुझे, लेटेस्ट गोलमाल या टोटल धमाल, आई थिंक सो टोटल धमाल। टोटल धमाल में वो देखो, वो खड़ा रहता है, खड़ा रहने के बाद अपने आप नीचे नीचे जाता है, और वो बोलता है कि तू ऊपर क्यों जा रहा? वो नीचे नीचे जाता है। क्विक सैंड में वो नीचे 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 चले जाता है और फंस जाता है। देखा क्या आपने? हाँ, तो उस सॉइल की जैसे क्विक सैंड है, क्विक सैंड यानी क्या होता है कि उसकी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी जीरो रहती, इट इज नियर अबाउटली जीरो। तो अगर आप खड़े रहोगे तो आप क्या हो जाओगे? आप नीचे नीचे चल जाओगे, यानी आप सेटल हो रहे हैं। आप क्या हो रहे हैं? सेटल हो रहे हैं। तो आप सेटल अगर हो रहे हैं वहां पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खींच के ऊपर लाना पड़ेगा, नहीं तो आप उस पूरे सॉइल में दस जाओगे, पूरा का पूरा ए टू जेड आप नीचे चले जाओगे। ओके, तो दैट इज इन क्विक सैंड। क्विक सैंड की बेरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो क्विक सैंड में हम क्या करते? पाइल फाउंडेशन करके हम उसको पाइलिंग करके, जहां पे अपने को हार्ड स्टार्टा मिल रहा है, और या फिर जहां पे अपने को फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्टली मिल रहा है, दैट बेरिंग कैपेसिटी इज नियर अबाउटली इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से लेके, अगर मैंने बेरिंग कैपेसिटी मेरी निकाल ली तो मेरे मिल रहे, तो अपन पाइल वहां पे पाइल फाउंडेशन करते हैं। फिक्स सैंड कंडीशन जहां पे रहती है वहां पे हम पाइल फाउंडेशन करते हैं। इट इज इन कोस्टल रीजन। ओके, ये भी आप याद रखना। अभी देखो, अभी मेन चीज क्या है? अभी मेन फंक्शन तो आपको अभी समझ गया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? लोड ट्रांसफर हो रहा स्लैब का बीम पे। ये स्लैब है अपना, स्लैब का बीम पे हो रहा और बीम का कॉलम पे हो रहा। तो अभी यहाँ पे क्या है कि बायएक्सियल, यूनिएक्सियल एंड एक्सियल, ऐसे 3 टाइप के कॉलम्स रहते हैं। बायएक्सियल, यूनिएक्सियल एंड एक्सियल। सर बोलेंगे ये भी खत्म वाली चीज है, अभी हमको क्या पता बायएक्सियल कौन सा है, एक्सियल कौन सा है और यूनिएक्सियल कौन सा है? क्या आपको पता है कौन सा बायएक्सियल है, कौन सा यूनिएक्सियल है और कौन सा एक्सियल है? आपको तीनों भी है अभी आरसीसी 1 में। क्या आपका कॉलेज में ये पार्ट हुआ है कॉलम? नहीं सर।
नहीं हुआ, ओके, नो इश्यूज। फिर आपको नहीं पता। सो देखो क्या है, फिर आपको नहीं पता, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मे बी वो बता सकते हैं या फिर वो निग्लेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चंस की बजा सकते हैं, बट बेसिक्स इज इंपॉर्टेंट। अगर बेसिक नहीं समझा तो डिजाइन तो आप बुक ले लो, बुक लेके भी आपको समझ जाएगा कि डिजाइनिंग क्या है, बट बेसिक्स इज इंपॉर्टेंट कि बेसिक्स क्या है, यानी क्या इसके पीछे का रीजन है कि हम ये डिजाइन कर रहे हैं और हम इसको इसी तरह डिजाइन कर रहे हैं। ओके, सो देखो गाइस, जो भी कॉर्नर एंड है, कॉर्नर एंड, आई एम सेइंग कॉर्नर एंड, that is biaxial. Here biaxial. What is biaxial? Bi यानी क्या हो गया, दो, टू, टू यानी दोनों एक्सिस पे, टू एक्सिस पे, टू एक्सिस पे, बाय यानी क्या हो गया आपका, दोनों एक्सिस पे क्या हो गया कि वहां पे क्या आ रहा, मोमेंट आ रहा, टू एक्सिस मोमेंट, दोनों एक्सिस पे मोमेंट आ रहा, बायक्सियल यानी दोनों एक्सिस पे मोमेंट आ रहा, दोनों एक्सिस पे क्या है, इसेंट्रिक है, दोनों एक्सिस पे मोमेंट कैसे आ रहा, ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, मोमेंट ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, बायएक्सियल यानी दोनों एक्सिस पे इसेंट्रिसिटी से मोमेंट आ रहा। अब क्यों आ रहा है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हो रहा कि ये मोमेंट इधर बैलेंस नहीं हो रहा और इधर का मोमेंट इधर बैलेंस नहीं हो रहा, बैलेंस हो रहा क्या, नहीं हो रहा, ये लास्ट कॉलम है, ये लास्ट कॉलम है, ये लास्ट कॉलम है, ये लास्ट कॉलम है, इसकी एग्जांपल्स C1, C5, C16 and C20, these are the biaxial column, these are the biaxial column। ये फिगर में अभी, ये फिगर में अब मैं देख रहा, तो C1, C5, C16 and C12, these are the biaxial column। okay, biaxial column है ये। तो biaxial column due to what, due to two moment eccentricity, two axial moment eccentricity, axis moment eccentricity, axial नहीं, सॉरी, टू एक्सिस मोमेंट eccentricity। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका जो भी कॉलम है, सपोज दिस इज अ कॉलम, यहाँ पे आपका एक पी लोड आ रहा, तो यहाँ पे आपका ये भी मोमेंट आ रहा, mx, सॉरी, यस, mx मोमेंट भी आ रहा, और ये mz मोमेंट रहने को ना, एक्चुअली दैट इज mz मोमेंट भी आ रहा, और आपका एक mx मोमेंट भी आ रहा, mz एंड mx मोमेंट दोनों आ रहे बाप। तो दोनों मोमेंट आ रहे यानी क्या हो रहा, दोनों इसेंट्रिसिटी आ रही करके दोनों मोमेंट आ रहे, दोनों मोमेंट आ रहे यानी क्या हो रहा, बायएक्सियल हो रहा, बायएक्सियल यानी लोड P के साथ, इस पे क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा, P के साथ mx भी आएगा और mz भी आएगा, तो इसको क्या बोल देंगे हम, बायएक्सियल कॉलम बोल देंगे। गॉट इट, समझा क्या। और ये कौन से रहेंगे, कॉर्नर वाले रहेंगे, कॉर्नर कॉलम रहेगा, जनरली इट इज कॉर्नर कॉलम। जनरली इट इज कॉर्नर कॉलम। ओके, अब व्हाट इज यूनिएक्सियल कॉलम्स, नेक्स्ट यूनिएक्सियल, यूनी एक्सियल, यूनी यानी क्या गाइस, वन एक्सिस मोमेंट, वन एक्सिस मोमेंट रहेगा ड्यू टू एसेंट्रिसिटी, वन एक्सिस मोमेंट ड्यू टू एसेंट्रिसिटी। तो यहां पे जनरली इट इज जनरली यहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका पी लोडिंग के वजह से ही आएगा और mz। तो अभी ये कौन से कॉलम्स है, यूनिएक्सियल कॉलम कौन से कॉलम्स है, यूनिएक्सियल कॉलम कौन से कॉलम्स है। सो यूनिएक्सियल कॉलम इज 6, 11, देखो C, मैं C लिखता 3, 2, 3,
2 3 4 6 11 17 18 19 15 एंड 10। इतने सारे कॉलम्स हैं यूनिएक्शियल। यानी ये वाले जो मिडल एंड है, मिडल एंड कॉलम, इनर एंड कॉलम जो है वो वाले कॉलम्स रहेंगे। यानी दिस दैट दिस। तो ये कॉलम्स मेरे क्या हो रहे हैं, ये कॉलम्स मेरे क्या हो रहे हैं गाइस, यूनिएक्शियल हो रहे हैं। यानी यहाँ पे एक एक्सिस, ये देखो क्या, क्यों एक एक्सिस पे हो रहा, इसका मोमेंट ये बैलेंस कर रहा और इसका मोमेंट ये बैलेंस कर रहा, लेकिन इसका मोमेंट बैलेंस हो रहा क्या, नहीं हो रहा। हो रहा क्या, नहीं हो रहा। इसका मोमेंट इधर बैलेंस हो रहा क्या गाइस, नहीं हो रहा बैलेंस। तो नहीं हो रहा, इसलिए क्या होगा, नहीं हो रहा, इसीलिए इसका मैं बोल सकता, क्या बोल सकता, दैट इज यूनिएक्शियल कॉलम, दैट इज यूनिएक्शियल कॉलम, यूनिएक्शियल कॉलम, यूनिएक्शियल कॉलम। गॉट इट? समझे क्या यूनिएक्शियल कौन सा है तो, एंड एक्शियल आपके बायएक्शियल कौन सा है तो? सर रिपीट। हाँ ठीक है। देखो क्या हो रहा कि आपके जो कॉर्नर वाले कॉलम छोड़ दो, बाहर वाले, फिर कॉर्नर इनर देखो, कॉर्नर यानी एंड इनर देखो, कॉर्नर आपने छोड़ दिए, ये आपने चार कॉर्नर के चार कॉलम छोड़ दिए, चार कॉर्नर के चार कॉलम आपके बायएक्शियल हो गए, चार कॉर्नर के चार कॉलम आपके बायएक्शियल हो गए। बाकी के जो एंड वाले कॉलम्स है, एंड वाले कॉर्नर छोड़ के एंड वाले, C2 C3 C4 C11 C15 C17 C18 C19 C11 and C6, this column is a uniaxial column। क्यों यूनिएक्शियल कॉलम, क्योंकि इधर का मोमेंट इधर बैलेंस नहीं हो रहा, इधर का मोमेंट इधर बैलेंस नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ का मोमेंट यहाँ पे बैलेंस हो रहा, यहाँ का मोमेंट यहाँ पे बैलेंस हो रहा, यहाँ का मोमेंट बैलेंस हो रहा है, इधर नहीं हो रहा बैलेंस, इसलिए ये यूनिएक्शियल ही रहेगा। समझे क्या? एनी डाउट गाइड प्लीज, अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, नो इश्यूज। मैं यहाँ पे निकाल के देता कौन से कॉलम रह सकता है। तो दिस कॉलम्स, दैट कॉलम एंड दैट कॉलम, दैट इज यूनिएक्शियल, uni axial। अब what is axial now? remaining is axial, remaining कौन से बचे, C6 C8 C9 C12 C13 and C14। it is a, this column is axial column। okay, axial is equals to C6 ये कॉलम लिख लो यहाँ पे सामने, C6 C8 C9 C12 C13 C14। यानी यहाँ पे भी अगर मैं ग्रेडिंग निकाल रहा, तो ग्रेडिंग किस तरह रहेगा, यानी ये 3D निकाल रहा, तो 3D इज लाइक दिस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एक्शियल कॉलम आएगा, यानी P ये सेंटर पे ही रहेगा, ये सेंटर से कुछ दूर रह सकता, ड्यू टू दिस इसेंट्रिसिटी यहाँ पे ये आ रहा, ये सेंटर से कुछ इधर रह सकता P, ये सेंटर है तो सेंटर से कुछ इधर है और इधर है, तो यहाँ पे दोनों इसेंट्रिसिटी आ रहा है, यहाँ पे एक इसेंट्रिसिटी आ रही और यहाँ पे नो इसेंट्रिसिटी, नो। यहाँ पे EX और EZ दोनों इसेंट्रिसिटी आएंगे, दोनों रहेंगे,
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ई जेड रहेगा इसेंट्रिसिटी, ई जेड और ई एक्स, और ई एक्स इसेंट्रिसिटी रहेगा सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ पे नो इसेंट्रिसिटी, नो इसेंट्रिसिटी इज प्रेजेंट। तो ये कौन से कॉलम्स हैं? दिस इनर्स आर एक्सियल कॉलम्स, दिस इनर्स आर एक्सियल कॉलम। ओके गाइस, यहाँ पे भी ग्रेडिंग निकाल लो। दिस बैच, आई होप सो आपको समझा होगा पूरा का पूरा अभी खेल के एक्सेल क्या है, बाय एक्सेल क्या है, और यूनी एक्सेल क्या है। आई होप सो समझा क्या क्या चीज है, बाय एक्सेल क्या है, एक्सेल क्या है, और लोड किस तरह ट्रांसफर हो रहा है और किस तरह सॉइल ले रही है। ये स्टोरी समझ गई क्या? दिस इज अ स्टोरी, स्टोरी ऑफ कॉलम फुटिंग। ओके, स्टोरी ऑफ कॉलम फुटिंग इज टोटली अंडरस्टैंड। सिर्फ ललित को समझी, बाकी लोगों को नहीं समझेगी? समझ गए, ओके, नो इश्यूज। सो गाइस, हम कल से इसके क्वेश्चंस देखते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चंस, गो फॉर द क्वेश्चंस। आईएस कोड लगेगा आपने को, आईएस कोड से हम डायरेक्टली उसके कल से क्वेश्चंस देखते हैं। दिस ये टॉपिक था सिर्फ और सिर्फ कॉलम फुटिंग क्या है, कॉलम क्या है, फुटिंग क्या है, कॉलम किस तरह रहता है, और फुटिंग पे लोड डायरेक्टली ट्रांसफर कैसे रहता है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पैड फुटिंग ही है डिजाइन करना, कंबाइन फुटिंग नहीं है। अब कंबाइन भी क्यों रहता है, ये भी थोड़ा समझ लो। अब कॉलम फुटिंग के साथ कंबाइन भी किस तरह रहता है ये भी समझ लो। अभी क्या होता, यानी कंबाइन कब आता और सादा पैड फुटिंग और सिंगल फुटिंग कब आता, ये भी एक समझ लो। कैन आई इरेज दिस, ऑल दिस थिंग? हो सर। ओके, कर दो ना इरेज ये वाला? हाँ सर। अब ये बायएक्सियल एक्सियल हो गया, ये कॉलम में हो गया बायएक्सियल एक्सियल, एंड इसमें भी कॉलम में फिर से हम जाएंगे कि लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम। पहले कॉलम को खत्म करते हैं, देन फुटिंग के ऊपर फिर से जाता है। ओके, 1 मिनट, थोड़ा है बहुत बेसिक्स बाकी है, वो अपन देखते हैं। ओके, अब इसमें भी दो तरह के कॉलम्स रहते हैं, एक शॉर्ट कॉलम और एक लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम as per IS 456, Lx by lateral dimension, longitudinal dimensions by lateral dimensions. Dimension to the lateral dimension is nothing but Lx, Lx के साथ हरदम लार्जर lateral dimension, आप बोलेंगे सर Lx के साथ मेजर लेंथ के साथ, Lx अगर बड़ा होगा तो बड़ा, छोटा होगा तो छोटा। ओके, इसके साथ मेजर, Lx अगर माइनर होगा तो माइनर। अब मेजर और माइनर में भी आपको समझना पड़ेगा Lx एंड Ly। ओके, सो सपोज Lx के साथ Lx बाय d पकड़ लो, Lx बाय d, it should be less than or equals to 12, then short column। देन शॉर्ट कॉलम। कहां पे देखिए, आईएस कोड में देखिए, कौन से पेज नंबर पे देखिए, पेज नंबर 46 पे देखिए, दिखा दूं? देखो,
1 minute guys. Sorry to say that, but it is page number 41. Okay. मैंने 47 बताया था आपको, 47 पे नहीं है, 41 पे. See you guys. शॉर्ट एंड स्लेंडर कंप्रेशन मेंबर, यानी शॉर्ट कॉलम और स्लेंडर कॉलम. स्लेंडर कॉलम यानी लॉन्ग कॉलम. तो शॉर्ट कॉलम एंड स्लेंडर कॉलम ये आपको 25.1.2 पे देखिए, 25.1.2. तो 25.1.2 पे पेज नंबर 41 पे, इट इज इन पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 गाइस. दिख रहा है सबको शेयर फाइल? LEX effective length of x and effective length of y. So effective length of x divided by d, effective length of y divided by b are lesser than 12. तब क्या रहेगा आपका? शॉर्ट कॉलम रहेगा. और लेसर देन 12, लेसर देन और इक्वल्स टू बोल सकते हैं, लेसर देन और इक्वल्स टू. अब LEX यहाँ पे देखो, LEX क्या है? मेजर एक्सिस है. इफेक्टिव लेंथ ऑफ रिस्पेक्ट टू द मेजर एक्सिस. LEX क्या है? आपका मेजर एक्सिस का लेंथ है. एली इफेक्टिव आपका क्या है? माइनर एक्सिस का लेंथ है. अब आप बोलोगे सर ये मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस क्या है? ये थोड़ी देर में मैं आपको यहाँ पे बता देता, बोर्ड पे बता देता कि मेजर, व्हाट इज मेजर एंड व्हाट इज माइनर. वी टेक दिस. ओके, 1 मिनट. अब आप बोलोगे सर ये जो है LEX कहाँ से लेंगे? LEX कहाँ से लेंगे? तो उसके लिए अपने को कहाँ पे जाना पड़ेगा LEX के लिए? 1 मिनट. पेज नंबर 94, टेबल नंबर 28. पेज नंबर 94, टेबल नंबर 28. तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ, थ्योरेटिकल एनालिसिस के लिए यानी सॉम में, और रिकमेंडेड इट इज इन गाइस डिजाइन. तो ये डिजाइन में, तो यहाँ पे बोथ एंड फिक्स, वन एंड फिक्स, वन एंड हिंज, बोथ एंड हिंज, one end fix, other end fix but not held in position. Okay, not held in position and not rotation, held in rotation. ये अब रोटेशन और फिक्स, ये इसके बारे में अपन बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पे ही बता दूंगा कि ये चीज भी क्या होती है, LEX और LEY. ओके, 1 मिनट. सबसे पहले आप क्या कर लो कि सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो कि ये 12 और शॉर्टर के बाद क्या होता है. ओके, 1 मिनट. बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आते हैं हम फिर से. शॉर्ट कॉलम, तो शॉर्ट कॉलम में क्या हो रहा है कि शॉर्ट कॉलम कब हो रहा है आपका? LEX इफेक्टिव लेंथ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 12. ओके, लेस देन 12 देखिए, इक्वल्स टू वहां पे देखिए नहीं है, सो इट इज वी टेकन ओनली लेस देन 12. ओके, एंड LEY डिवाइड बाय b इज लेस देन 12, देन शॉर्ट कॉलम. ये क्या में है? अगर मैं सॉम के लिए देखता तो क्या है? अगर मैं सॉम के लिए देखता तो क्या है? किसी को पता है? मैंने पढ़ा ही नहीं बोलना सर, आपने तो बोला ही नहीं, पढ़ाया नहीं, तो आप हम कैसे बताए बोलना कि कॉलम के लिए क्या होगा?
1 minute guys. I'm sure that it is 80, but फिर से एक बार मैं कंफर्म करना चाहता हूँ. The slenderness ratio, it is near about like 80 for the steel and SWAM, strength of material. गाइज मैं आपको एक कल बताता कि सॉम के लिए आई थिंक सो इट इज 80, बट मुझे फिर से एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ. दैट इज इन आरसीसी. आरसीसी के लिए मैं अभी आपको बता दिया, लेकिन सॉम के लिए मैं आपको कल बताता क्योंकि मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा और मुझे देखना पड़ेगा. आई थिंक इट्स स्लाइटली 80 से लेस है, 80 से लेस है, लेकिन इट इज नियर अबाउटली 80. थंब रूल के हिसाब से 80 ही पकड़ते हैं. यानी LX EX by D इज लेस देन 80, देन स्टील के लिए एंड सॉम के लिए क्या आता? शॉर्ट कॉलम आता. ओके, शॉर्ट कॉलम आता. ओके, सो अगर यहाँ पे अभी ये शॉर्ट कॉलम के हिसाब से डिजाइन होगा एंड लॉन्ग कॉलम अगर स्लेंडर कॉलम है, स्लेंडर और लॉन्ग, तो उसके लिए क्या आएगा? LEX by D is greater than 12, then longer column यानी स्लेंडर कॉलम LEY डिवाइड बाय B. दोनों एक्सिस के लिए अगर ये एक्सिस अगर यहाँ पे ये लॉन्ग कॉलम अलोंग द मेजर एक्सिस, दोनों अलग अलग रहते, मेजर एंड माइनर डिफरेंट. अगर एक स्लेंडर रह सकता और एक माइनर रह सकता. आप बोलेंगे सर एक एक कैसी? थोड़ा देखो, थोड़ा सब्र करो. ओके, स्लेंडर यानी क्या होगा? लॉन्ग. स्लेंडर मेजर, स्लेंडर माइनर, ये भी ग्रेटर देन 12 अगर रहेगा तो देन लॉन्ग कॉर्नर इन माइनर एक्सिस. अगर ये लेस रहा तो शॉर्ट कॉलम हो सकता फिर. ओके, शॉर्ट कॉलम हो सकता फिर. तो लॉन्ग कॉलम. ओके, लॉन्ग कॉलम. ओके, सो ये तो हो गया. ये तो एक प्राइमरी क्राइटेरिया हो गया कि LX by B और LX by D यानी लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशंस टू द लैटरल डायमेंशंस. अगर मैं देख रहा हूँ वो 12 से अगर ऊपर चले गया तो मैं लॉन्ग कॉलम से डिजाइन करूंगा. लॉन्ग कॉलम से मेरा डिजाइनिंग जो भी रहेगा वो स्लेंडर कॉलम का डिजाइनिंग रहेगा. स्लेंडर है यानी क्या हो रहा कि स्लेंडर हो रहा, यानी क्या हो रहा कि वो बेंड हो रहा. और शॉर्ट कॉलम है मतलब वो क्रैक हो रहा. इसमें भी देखो, इसमें भी ये स्लेंडर और शॉर्ट, इसका मीनिंग क्यों है? क्योंकि स्लेंडर कॉलम क्या है आपका? शॉर्ट कॉलम फेल्स बाय क्रैकिंग. यानी
क्रिपलिंग फेलियर होगा, यहाँ पे क्रिपलिंग फेलियर होगा, क्रैक क्रैक का आएगा, क्रैक, दिस क्रैक इज ऑकर, क्रैकिंग फेलियर, ओके, फेल्स बाय क्रैक, क्रैक से फेल होगा। लॉन्ग कॉलम, फेल्स बाय बकलिंग, यार बेंडिंग भी बोल सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा, बेंड, बेंड हो गया, बेंड हो गया गाइस। तो ये जो बेंडिंग है, दैट डल, दैट इज बकलिंग, दैट डल इज नथिंग बट डल बकलिंग। तो बकलिंग से क्या हो जाएगा, फेल, बकलिंग से क्या हो जाएगा, फेल। तो ये क्रैकिंग से और ये बकलिंग से, तो इन दोनों का भी नेचर क्या हो जाता है, डिजाइन मेथड में थोड़े चेंजेस आते हैं। इसके लिए थोड़ा ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखना पड़ता है। बकलिंग और क्रैकिंग दोनों से फेल हो सकता, ये क्रैकिंग से फेल हो सकता, एक्शियल फेल, बेंडिंग फेल, बेंडिंग फेल हो रहा, एक्शियल फेल हो रहा। तो ये कंबाइंड बेंडिंग प्लस एक्शियल फेल हो रहा, एक्शियल भी यहाँ पे रहेगा ही, तो ये कंबाइंड बेंडिंग प्लस एक्शियल फेल हो रहा, ओनली एक्शियल फेल हो रहा। अब बोलेंगे सर अभी तो यूनी एक्शियल और बाई एक्शियल देखा, तो उसमें तो भी तो वही था, यही था, यही था। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये बेंड होने के कारण भी आपका क्या हो रहा कि लॉन्ग कॉलम बन रहा, और बेंड होने के कारण फेल हो रहा। इसका फेलियर क्या होगा, बेंड होने के कारण रहेगा, बेंड हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये मोटा है, तो मोटा है यानी स्टेबल है, अच्छा है, तो बेंड नहीं होगा, क्रैक होगा, टूट जाएगा, क्रैक होगा, तो क्रैकिंग फेलियर होगा। ओके, सो इसीलिए मुझे पहले शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम ये दो इसमें देखना पड़ेगा आरसीसी में। अगर मैं स्टील के लिए और मैं इसके लिए देख रहा हूँ, आई थिंक सो सॉम के लिए, आई थिंक सो बोल रहा मैं, इट इज 80 का ये रहने को ना 12 की जगह। लेकिन मैं कल आपको फिर से बताता कि वो क्या है। ओके, एंड नेक्स्ट इट इज, नेक्स्ट अभी हम देखते, ये हो गया कॉलम्स के ऊपर, लेकिन इसके और कुछ ये है कि क्राइटेरियाज है कि किस तरह लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम रहता है। ओके, और कुछ क्राइटेरियाज है, तो वो क्राइटेरियाज भी हम देख लेते हैं कि स्लेंडर रेशियो क्या है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या है। ओके, स्लेंडर रेशियो क्या रहता, मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या रहता, तो वो हम आईएस कोड में देख लेते हैं गाइस। आईएस कोड में मैं आपको अभी बता देता हूँ, 1 मिनट। स्लेंडर लिमिट भी देखिए है कि स्लेंडर भी ज्यादा स्लेंडर नहीं, काड़ी जैसी स्लेंडर आप नहीं रख सकते, यानी स्लेंडर भी आप रख रहे तो एकदम काड़ी जैसी स्लेंडर नहीं रख सकते, उसके लिए भी स्लेंडर लिमिट ऑफ कॉलम भी देखिए है। ओके, यानी स्लेंडर रखना बोले तो कुछ भी रखना ऐसी नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे शेयर फाइल में स्लेंडर रखना बोले तो कुछ भी, आप कुछ भी रख दोगे स्लेंडर, तो ऐसी नहीं चलेगा, आपको एक लिमिट देना पड़ेगा उसको स्लेंडर को कि इतना ही स्लेंडर हम रख सकते हैं। अनसपोर्टेड लेंथ, unsupported length between restraint shall not exceed 60 times of the least lateral dimension। समझा क्या, आपको क्या बोल रहे हैं? तो प्लीज गिव मी आंसर गाइस। समझा होगा तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं समझा होगा तो भी अच्छी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूं समझाने के लिए। हाँ, 1 मिनट। हेलो, अरे समझ लगा बाबा। बॅकग्राऊंड आवाज के लिए ध्यान मत दो प्लीज। काय समजलं सांग। क्या समझा बताओ प्लीज।
क्या है ये अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन द restraint shall not be exceed 60 times of the least lateral dimensions of column. क्या समझा आपको, ये बताओ पहले. हा, स्लेंडर व्हॅल्यूची लिमिट घ्यायची बरोबर आहे, पण तुला काय कळलं बा त्याच्यामधनं? सिर्फ ललित ही हुशार है क्या यहाँ पे? हे भगवान, देखो क्या बोल रहा है, मैं समझा के बताता आपको कि एक्चुअली क्या है. अनसपोर्टेड लेंथ के लिए दो वैल्यूज देखे हैं आपके. क्या वैल्यूज देखे? दो वैल्यूज देखे, ये और ये दोनों वैल्यूज देखे. ओके, और बी क्या है आपका? विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन. डी क्या है? डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन मेजर्ड. ओके, सो यहाँ पे जो भी ये स्लेंडरनेस रेशियो रहने को होना, वो क्या रहने को होना? लीस्ट लाटरल डायमेंशन यानी बी रहेगा. ओके, और if any given plane one end of column is restrained, its unsupported length is equals to L shall not exceed L shall not exceed, यानी आपका क्या के लिए है गाइस? one end is column restrained and other end is free. one end column is free, यानी कैंटिलीवर के लिए देखिए है ये वाली चीज, नीचे वाली चीज आपकी काय के लिए देखिए? कैंटिलीवर के लिए देखिए है, और ये आपका जो भी अनसपोर्टेड वाला है उसके लिए देखिए है. तो देखो बोर्ड पे, थोड़ा बोर्ड पे देख के आपको समझ जाएगा कि एक्चुअली क्या है, क्या बोल रहे हैं ये लोग. ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर गेट पर्पस एंड फॉर अदर एग्जाम पर्पस. धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम. ओके, यानी कुछ ये नहीं है कि हम पूरा का पूरा बढ़ रहे करके, ऐसे नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहे. सो ये बोल रहे हैं कि ये जो लॉन्ग कॉलम है, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं क्या हम? नहीं, लॉन्ग कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं, स्लेंडर कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं. तो स्लेंडर की भी लिमिट है कि स्लेंडर भी कितना रहने को ना, तो उसका जो लीस्ट लैटरल डायमेंशन है यानी अनसपोर्टेड लेंथ. अब अनसपोर्टेड लेंथ यानी पकड़ लो कि ये आपका बोथ एंड फिक्स है और ये आपका कॉलम. तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट जो निकल रहा, तो वहां से अनसपोर्टेड लेंथ यानी सपोर्ट नहीं है, यानी जीरो बेंडिंग मोमेंट से लेके जीरो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इफेक्टिव लेंथ होता है 1 मिनट गेस. ठीक, अनसपोर्टेड लेंथ यानी सपोर्ट्स नहीं है वहां से लेके वहां तक, अनसपोर्टेड लेंथ. to the least lateral dimensions, यानी that is L by B should not be greater than how much? 60 times of L by B or D. L by B should not be greater than 60. यानी क्या बोल सकते हैं आप? अनसपोर्टेड लेंथ is should be less than 60 times of B. ये आपका रहने को ना, क्या के लिए? लॉन्ग कॉलम के लिए, लॉन्ग कॉलम के लिए. ओके, एंड अगर वन एंड फिक्स है, अदर एंड फ्री है, तो ये केस में क्या रहने को ना आपका 100 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाय डी. इससे आपका जो लेंथ है, अनसपोर्टेड लेंथ इज 1 मिनट,
is greater than or equals to unsupported length. That L. Okay, unsupported length, unsupported length. तो ये चीज हो रही है. ओके तो इसके बारे में और हम क्लॉजेस के बारे में फिर से देखेंगे कि ये क्लॉज क्या है. ये सिलेंडर का क्लॉज था, इस सिलेंडर का इश्यू था, इसलिए मैंने सिलेंडर का बता दिया. ओके क्या रहता करके. तो ये आपको क्लॉज नंबर पेज नंबर 42 पे क्लॉज नंबर 25.3 पे मिल जाएगा. ओके अब हम देखते शॉर्ट में कि कंबाइंड फुटिंग क्यों होता. कैन आई इरेज दिस. एंड एक्चुअल आपका ये फुटिंग क्यों होता, यानी सिंगल फुटिंग कब होता और कंबाइंड फुटिंग कब होता, कंबाइंड कब होता और सिंगल कब होता, ये हम देख लेंगे. ये देखने के बाद हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे. ओके सो सबसे पहले आप भी बोर हुए होंगे 100.1%. आपको भी 1-1.5 घंटा हो जाने के बाद आप बोर होते हो, मुझे पता है. सो ये आपका क्या हो गया, यानी लॉन्ग कॉलम के लिए सिलेंडर कितना रह सकता, तो ये आपका लिमिट दे दिया, यानी बी और डी का एक लिमिट आपको उसमें दे दिया. इससे ज्यादा आप बढ़ नहीं सकते, यानी इससे भी छोटा सेक्शन आप नहीं कर सकते. कम से कम आपको उतना डेप्थ उतना विड्थ प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. ओके कैन आई इरेज दिस. बना लिया क्या आपने? इरेज करूं क्या मैं? प्लीज गिव मी द आंसर गाइस. ठीक छोड़ो, फुटिंग केस पे आते हैं. फुटिंग केस पे जब हम आते हैं तो फुटिंग में आपका क्या रहता है, आपके टाइप्स रहते हैं. पैड फुटिंग, स्लोप्ड फुटिंग, ये भी यूनिएक्शियल, एक्शियल एंड यूनिएक्शियल. इसमें भी एक्शियल, एक्शियल एंड यूनिएक्शियल इसमें भी आपको रहता है. ओके एक्शियल एक टाइप, यूनिएक्शियल दूसरा टाइप. ओके देन थर्ड इज कंबाइंड. फोर्थ इज राफ्ट. कंबाइंड राफ्ट. बाद में ओपन फाउंडेशन वगैरह सब कुछ रहता है, लेकिन बिल्डिंग के लिए फिलहाल इतना ही देखना कि ये कब आता, स्लोप और पैड फुटिंग कब आता. पैड फुटिंग स्लोप फुटिंग इज नथिंग बट अ सेम. इसमें कुछ नहीं, आपको स्लोप करना है स्लोप करो, पैड करना है पैड करो. ये सिंगल फुटिंग कहा जाता है. इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिंगल फुटिंग. सिंगल कॉलम के लिए सिंगल फुटिंग कहा जाता है. 2 कॉलम से मिलके 3 कॉलम के मिलके एक फुटिंग अगर अपनी होती है तो उसको कंबाइंड फुटिंग कहा जाता है. और सारे कॉलम्स को मिला है कि एक ही फुटिंग अगर होती है तो उसको राफ्ट फुटिंग कहा जाता है. राफ्ट और मैट, राफ्ट और मैट फुटिंग. ओके राफ्ट और मैट फुटिंग गाइस. तो राफ्ट फाउंडेशन एंड मैट फुटिंग ये आपको एडवांस आरसीसी में सीखने को मिलेगा. कंबाइंड फुटिंग आपको आरसीसी 2 में सीखने को मिलेगा. और पैड फुटिंग और स्लो फुटिंग अभी आपको सीखने को मिलेगा विद द एक्शियल. यूनिएक्शियल आपको नेक्स्ट ईयर में. ओके ये भी आप समझ लो. ओके सिंगल फुटिंग करके लिख लेना. तो अभी अपना पैड फुटिंग कब आएगा? जब अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा ग्रिडिंग पे ध्यान दो. ये फिर से मैंने ग्रिड निकाल दिया. अब ये ग्रिडिंग पे ध्यान दो कि ये जो लोड है, यहाँ पे लोड बहुत ज्यादा है और जो भी प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, वो प्रेशर डायग्राम किस तरह है कि प्रेशर डायग्राम आपका कुछ इस तरह प्रेशर डायग्राम आपका आ रहा है. इतना एरिया रिक्वायर्ड है प्रेशर डायग्राम. उधर बढ़ नहीं सकते अपन, उधर दूसरे का एरिया है. और इस फुटिंग का भी, इस फुटिंग का भी क्या हो रहा,
कि इस फुटिंग का भी यहाँ पे इस तरह का प्रेशर डायग्राम आ रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा, ओवरलैप हो रहा, फुटिंग का सेक्शन क्या हो रहा, ये ओवरलैप। तो फुटिंग का एरिया रिक्वायर्ड जो भी है, अभी अपन ने एरिया रिक्वायर्ड निकाला था, P डिवाइड बाय SBC से एरिया रिक्वायर्ड निकाला था, तो एरिया रिक्वायर्ड क्या हो रहा, ओवरलैप हो रहा। तो ओवरलैप हो जाने के कारण क्या हो रहा, कंबाइन फुटिंग देना पड़ेगा यहाँ पे, इसीलिए क्या देना पड़ेगा, इसी ओवरलैप हो रहा, दैट्स व्हाई कंबाइन फुटिंग। दैट्स व्हाई कंबाइन फुटिंग। ललित समजला का बरं कंबाइन फुटिंग दिल्या होता तर? ललित, अक्षय, तुम्ही कंबाइन फुटिंगचं सेक्शन ड्रॉ केलेलं आहे? हो सर. ओके, दैट्स व्हाई कंबाइन फुटिंग इज ओके। कंबाइन फुटिंग इसीलिए है क्योंकि एरिया रिक्वायर्ड दोनों का क्या हो रहा, ओवरलैप हो रहा, इसके बीच में क्या हो रहा, ओवरलैप हो रहा, ओवरलैप हो रहा है, इसीलिए कंबाइन फुटिंग हमने डिजाइन किया। ओके, कंबाइन फुटिंग डिजाइन किया। अभी क्या हो रहा है कि अभी इधर में मैं कोई भी एक इधर पकड़ लेता, इधर में ये वाला जो है, ये वाले कॉलम की वजह से, सपोज दिस कॉलम एंड दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, तो ये कॉलम्स का क्या हो रहा है कि ये इतना ही एरिया है, तो भाई यहाँ पे क्यों मैं कंबाइन फुटिंग प्रोवाइड करूंगा, नहीं करूंगा। ओवरलैप हो रहा है कि कहीं पे ओवरलैप नहीं हो रहा, तो ये क्या रहेगा मेरा, पैड फुटिंग आएगा। दिस इज माय पैड फुटिंग। ओके, दिस इज माय पैड फुटिंग गाइस। दिस इज माय पैड फुटिंग। पैड फुटिंग रहेगा। तो पैड फुटिंग में आपकी मर्जी, आपको पैड फुटिंग यानी आपको डब्बा टाइप करना है, दैट इज पैड फुटिंग, और आपको स्लोप टाइप करना है, इट्स डिपेंड अपॉन यू। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, क्या आपको पैड करना है, स्लोप करना है, इट्स डिपेंड अपॉन यू, आप पे छोड़ दिए देते। अब आप बोलोगे सर राफ्ट और मैट क्या है, किस तरह था, कंबाइन तो बता दिया। कंबाइन में अभी और 3 टाइप है। कंबाइन में 3 टाइप कौन सा है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर्ड है, सॉरी रेक्टेंगुलर है, ट्रेपेजोइडल है, और स्ट्रैपिंग फुटिंग है, ये भी है। तो वो कंबाइन का बाद में देखेंगे कंबाइन के लिए, लेकिन आप अभी राफ्ट देख ले कि राफ्ट पे क्या है। ओके, राफ्ट पे क्या है, अभी क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया कि सभी फुटिंग्स मेरे कंबाइन फुटिंग में आ रहे हैं। सपोज ये फुटिंग्स है, ये एरिया ऐसी आ रहा, ये एरिया इस तरह आ रहा, ये एरिया इस तरह आ रहा, ये एरिया इस तरह आ रहा, प्रेशर डायग्राम, प्रेशर डायग्राम आपका इस तरह आ रहा, इस तरह आ रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा, सभी ओवरलैप हो रहा है। अरे भाई सभी ओवरलैप हो रहे हैं, सिर्फ ये ओवरलैप नहीं हो रहा, बाकी सब ओवरलैप हो रहा है। तो मैं ये चीज में क्या करूंगा, सभी कंबाइन फुटिंग डालूंगा क्या, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन ये हो रहा, ओके, और ये भी हो रहा, तो कंबाइन फुटिंग। 1-2 मेरे मेरे सिंपल फुटिंग बन रहा है, लेकिन बाकी के मेरे कंबाइन बन रहे हैं, तो मैं 1-2 के लिए छोड़ दूं क्या, नहीं, मैं क्या कर दूंगा, फिर पूरा राफ्ट डाल दूंगा यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, राफ्ट हो जाएगा। राफ्ट यानी क्या हो गया, स्लैब, डायरेक्टली स्लैब। मैं एक्सकैवेशन करूंगा, डायरेक्टली स्लैब डाल दूंगा, स्लैब के ऊपर से मैं कॉलम एक्सपार्ट करूंगा। स्लैब की कम से कम मिनिमम उसकी जो विड्थ रहेगी दैट इज 300 mm। दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड, मिनिमम डेप्थ ऑफ राफ्ट कितनी रहती है, तो 300 mm रहती। ओके, सो ये हो गया फुटिंग के बारे में भी पूरा आपको एक्सप्लेनेशन। शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम रहता है, एंड देन फुटिंग में भी पैड फुटिंग रहता है, स्लो फुटिंग रहता है, कंबाइंड फुटिंग रहता है, एंड अवर राफ्ट फुटिंग रहता है। पैड और स्लोप आपके हिसाब से आपको जो करना है वो प्रोवाइड करो। फिर से बैटरी क्लोज गाइस, 1 मिनट ओनली। क्या आपको दिख रहा है, क्लियर है?
नहीं दिख रहा बोलना कुछ भी, है ना? 1 मिनट गाइस। ओके, क्लियर है ना बोर्ड या ब्लर है? ब्लर है सर। अभी अभी क्लियर है क्या? ब्लरच दिसतंय सर हो गया? तुम्हाला। हाँ नहीं ठीक है ना, तसही लास्ट है, खत्म करो अपन यहाँ पे, अभी खत्म, अभी कल देखते हैं अपन इसके बाद का, अपन कल देखते हैं। ओके, इसके बाद का अपन कल देखते हैं। यानी ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा क्या कर रहे हैं हम, राफ्ट के लिए कर रहे हैं। फिर ये क्या कर रहे हैं, राफ्ट के लिए। अगर पूरे के पूरे ओवरलैप ही ओवरलैप ओवरलैप ही ओवरलैप हो रहे हैं, यानी ये पूरा क्या है, ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है, तो पूरा ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। ये मेरे क्या है, ये मेरा मैं पैड कर सकता, लेकिन मैं इसको भी पैड नहीं करूंगा, पूरा का पूरा मैं राफ्ट डाल दूंगा। इतने इसके लिए मैं 3 कॉलम के लिए क्यों देखूं, मैं क्यों सोचूं, मैं पूरा राफ्ट डाल देता। मैंने पूरा राफ्ट फिर डाल दिया, पूरा राफ्ट डाल दिया। और पूरा राफ्ट डाल दिया, मैंने क्या कर दिया कि मैंने क्या कर दिया कि मेरे जो भी एक्सकैवेशन है, मैंने पूरा एक्सकैवेशन कर लिया। एक्सकैवेशन करके यहाँ पे मैंने पूरा राफ्ट स्लैब बिछा दिया। ये राफ्ट स्लैब है मेरा, ओके, राफ्ट स्लैब है। और यहाँ से मैंने कॉलम्स लेना चालू कर दिए। यहाँ से मेरे कॉलम्स ऊपर आ गए, कॉलम्स मेरे ऊपर आ गए, वो फिर वो कॉलम्स डायरेक्टली ऊपर चले जाएंगे। ये आपका ग्राउंड लेवल है। ओके, ग्राउंड लेवल पे भी एक बीम आप दे दोगे। यहाँ पे आपका एक बीम रहेगा, बीम के ऊपर आपका फिर से कॉलम्स चले जाएंगे। गॉट इट? कॉलम्स आपके ऊपर चले जाएंगे राफ्ट फुटिंग के ऊपर। आई होप सो आपको पूरा समझ गया है। कल अपन इसके बाद का देखेंगे। ओके, एंड 1 मिनट गाइस।